बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। दिसंबर की ठिठुरती रात में हर तरफ धुंध का राज होने की वजह से 14वीं का चांद भी उफक पर कहीं धुंध की आगोश में दबक कर बैठा था। जैसे जैसे रात की स्याही बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे धुंध में इजाफा हो रहा था। इस घने सुनसान जंगल की वहशत में इजाफा हो रहा था। जब भी वो शराब के नशे में झूमता क्लब से वापसी पर ड्राइवर के लाख मना करने के बावजूद खुद ड्राइव करता जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेकर घर जा रहा था। वो नशे की हालत में जंगल के बीचों बीच 120 की रफ्तार से गाड़ी को तकरीबन हवा में उड़ाता हुआ ले जा रहा था। नशे में वो इतना बहक चुका था कि उसे ये भी ख्याल नहीं रहा कि एक्सेलरेटर से अपना पाँव ही हटा ले। गाड़ी की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही थी जब अचानक एक वजूद गुप्त अंधेरे में खुद को काली चादर में छुपाए सड़क के दरमियान में उसकी गाड़ी के ऐन सामने आन खड़ा हुआ। वो नशे में झूमता हुआ ड्राइव कर रहा था। जब वो वजूद उसके सामने आया तभी उसे ना चाहते हुए भी ब्रेक लगाना पड़ी। गाड़ी से नीचे उतरता वो मुगालतात बकता उस वजूद के करीब जाने लगा और जैसे ही वो करीब पहुंचा उसी पल वो वजूद अपनी जगह से गायब हो गया। वो उस जगह हाथ मारता लड़खड़ाता हुआ मजीद बदमज़ा हुआ और अपनी गलतफहमी पर खुद को कोसता वापस गाड़ी में जा बैठा। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की एक तेज़ हवा का झोंका साइड मिरर से आया जिसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता वो गाड़ी को लेकर वहाँ से आगे बढ़ गया। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी गाड़ी एक पल में बेकाबू हुई और जाते ही एक दरख्त के तने पर लगी। गाड़ी के इंजन ने एक चिंगारती हुई आवाज़ पैदा की और उसके बाद जंगल में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। कोई नहीं जानता था कि आज वसीर शाह की जान कैसे बचेगी और आज उसकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आएगी। ये बात तो खुद वसीर शाह भी नहीं जानता था। सो आगे की कहानी आप वसीर शाह की ज़ुबानी सुनिए। मुझे अपना जहन तारीकी में डूबता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लगता था कि मौत ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया हो। मेरी आंखें बंद थीं, मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था, लेकिन मैं सब कुछ सुन सकता था, महसूस कर सकता था, अगरचे मैं हरकत भी नहीं कर सकता था। यकायक मुझे अपने पाँव पर किसी नर्म से वजूद का एहसास हुआ। अगरचे ये कोमल सा एहसास था लेकिन मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मैं इसे देख नहीं सकता था। मुबादा कोई सांप, बिच्छू या हशरातुल अर्ज न हो। ये सुनकर ही मेरा दिल लरज़ उठा। मैंने एक चीख मारना चाही मगर जुबान तो जैसे मेरे हलक में जम कर रह गई थी। अब मैं दिल ही दिल में अपने खुदा को मदद के लिए पुकारने लगा। जबकि उस अनजाने वजूद का एहसास बढ़ता जा रहा था तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा रब्त इस दुनिया से टूट गया हो। थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुली तो मुझे अजीब सी रोशनी अपने इर्द गिर्द महसूस हुई। मैंने आहिस्तगी से आंखें खोली तो मुझे दीवार पर अजीबोगरीब साए महसूस हुए। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैं जानना चाहता था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मगर मुझे उठने से पहले ही रोक दिया क्या वही नर्म अनदेखा वजूद मुझे उठने से रोक रहा था। वो एहसास अब भी मेरे वजूद पर कायम था। ऐसा लग रहा था कोई है जो मुझे रोक रहा है, लेकिन मुझे वो नज़र क्यों नहीं आ रहा था। खुदा न खास्ता कहीं मैं अंधा तो नहीं हो गया और ये तस्वीरें फिर ये मुझे कैसे नज़र आ रही हैं। मैं अपने जहन पर जोर देने लगा कि यकायक वो नर्म सा एहसास मेरे पाँव पर से हट गया और मेरे सामने एक धुंधली सी तस्वीर वाज़िह होती गई। मुझे ये सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था। मैं इस झोंपड़ी नुमा कमरे में था जहाँ पर चिराग की मध्यम लू दीवारों पर अजीबोगरीब साए पैदा कर रही थी, जबकि मेरे सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। लड़की की आंखें किसी जलते दिए से कम नहीं थीं। उन आंखों में उम्मीद के दिए जल बुझ रहे थे। लड़की के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे न जाने मुझे कितने अरसे से जानती हो। उसकी आंखों में शनासाई के जज्बात थे। वो आगे बढ़कर मुझे सहारा देने लगी। आप उठने की कोशिश मत करें, अभी आपका जख्म ताज़ा है, आपको आराम की ज़रूरत है। वो जब बात करने लगी तो उसकी आवाज़ भी
उतनी ही सुरीली और मीठी थी जितनी खूबसूरत वो खुद थी। मैं उसकी तरफ देखता रह गया। उसने मेरी महवियत का बुरा नहीं मनाया। उसने आहिस्तगी से मेरी आस्तीन ऊपर की, गोया वो मेरे जख्मों पर मरहम लगाना चाहती थी। फिर वो कंबल जो मेरे पाँव पर पड़ा था खींचकर नीचे फेंक दिया और कमरे से बाहर निकल गई। मुबादा वो मरहम लेने गई थी। उसकी इस हरकत पर मुझे हैरत नहीं हुई थी। चंद ही लम्हों में वो अंदर आ गई। उसके पास एक प्याला था और साथ ही एक रुई का गोला रखा हुआ था। ये सब कुछ उसने एक ट्रे में उठा रखा था। वो धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आई, एक लकड़ी की कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गई और रुई की मदद से वो महलूल मेरे जख्मों पर लगाने लगी। वो महलूल सफ़ेद रंग का था। ऐसा लगता था कि ये महलूल शिफा का पैगाम है। लड़की ने मेरे सारे जख्मों पर वो मरहम लगाया। मरहम लगाते ही मेरे वजूद में जैसे ठंडक सी उतरती चली गई। उसके बाद उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोली, थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ जाओ, तुम इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। लड़की की बात में कुछ ऐसा असर था कि मैं उसे मना नहीं कर सका। वो मेरे जख्मों पर मरहम लगाती वहाँ से चली गई। मैंने उसके कहने पर आंखें बंद कर ली। मुझे अपने जिस्म में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने मेरा नाम लेकर पुकारा, वसीर शाह, उठ जाओ। उसके नाम पुकारने पर मैं हैरान रह गया। वो मेरा नाम कैसे जानती थी? खैर, मैं चुप हो गया। उसने काफ़ी देर मुझसे बातें की, मेरा हाल अहवाल पूछती रही। इस दौरान मैं उसकी आंखों को ही देखता रहा। वो बहुत सहरज़दा कर देने वाले हुस्न की मालिक थी, मगर मैंने अपनी हद से बढ़कर कोई बात नहीं की। मैं जानता था वो मेरी मोहसिना है। उसने न जाने कहाँ से मुझे जंगल से उठाया है और यहाँ लाकर मेरी तीमारदारी कर रही है। ऐसे में मैं एहसान को भूलकर उसके हुस्न के कसीदे पढ़ूंगा। खुदा जाने वो क्या सोचेगी। यही सोचकर मैं चुप रहा, वरना खुदा जानता है कि मेरा दिल उसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहा था। मेरे होश और हवास कुछ बहाल हुए तो मेरी नज़र इस कमरे पर पड़ी। ये एक छोटा सा कमरा था, मगर इसमें ज़रूरत की हर चीज़ रखी हुई थी। कमरे में कोई आतिशदान या पंखा नहीं था, लेकिन कमरे में कभी सर्दी तो कभी गर्मी की लहरें दौड़ने लगती। ऐसा लगता था ये कमरा मेरे मिजाज को समझता है। थोड़ी देर उस लड़की से बातें करने के बाद मुझे नींद आ गई। मुझे नींद में गौते खाता देखकर वो हंस पड़ी। अच्छा, लगता है आपको नींद आ रही है, आप सो जाइए, सुबह बात होगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। मैं कब नींद की वादी में खो गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह सहरी से ज़रा पहले मेरी आँख खुली। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो मेरे सामने ही बैठी मुझे टिकटिकी बांधे देख रही थी। अरे, आप सोई नहीं हैं? आप अब तक जाग रही हैं? मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। नहीं नहीं, आप लेटे रहिए, आपको उठने की ज़रूरत नहीं। रही बात मेरी तो कोई मसला नहीं, मैं आपके लिए एक दिन तो क्या, सारी उम्र जाग सकती हूँ। उस वक्त उसके लहजे में दुनिया जहाँ की मोहब्बत सिमट आई थी। मैं उसके इस अंदाज पर हैरान रह गया। क्यों भाई, आप मेरे लिए क्यों जागेंगी? आपने मेरे लिए जो किया है मैं उसी का शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। मैं शर्मिंदा हो रहा था। तभी वो उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में उदासी सी तैर आई थी। आप कहाँ जा रही हैं? बस वसीर शाह, मेरा वक्त इतना ही था। मैं तुम्हारे साथ इससे ज़्यादा वक्त नहीं बिता सकती। यूँ कह लो कि मुझे इजाज़त नहीं है। अब मुझे जाना होगा। तुम्हारे जख्म ठीक हो गए हैं। तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, बल्कि सुबह होगी तो आराम से चले जाना। सूरज फूटने के बाद मैं तुम्हें मिल नहीं सकती। मैं तुम्हें जिस सड़क से उठाकर लाई थी वो इस झोंपड़ी के बाईं तरफ है। तुम यहाँ से निकलोगे तो साफ नज़र आ जाएगी। और हाँ, यहाँ दोबारा आने की गलती मत करना। वो जाते जाते बोली, लेकिन आप क्यों जा रहे हैं? मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी हैं। मैं उसके पीछे लपकने ही लगा था कि उसने मुझे सख्ती से हाथ खींचकर मना कर दिया। मैंने कहा ना, मेरे पीछे मत आना। मेरी और तुम्हारी मुलाकात यहीं तक तय थी। वो एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोली, मगर आप हैं कौन? आपने बताया ही नहीं। मैंने तकरीबन जिद करते हुए कहा तो वो जाते जाते मुड़ी और बोली, मुझे देर हो रही है, इन बातों का वक्त नहीं है। तुमने यहाँ से जाना हुआ तो चले जाना, वरना मेरी बला से। उसका लहजा एकदम बदल गया। वो ये कहती दरवाजे से निकलकर चली गई। मैं कमरे में बैठा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा। मैंने आज तक कई औरतों से बात की थी। शराब के नशे में मैंने कईयों की ज़िंदगियों के साथ भी खेला था, मगर आज तक ऐसा बेदाग हुस्न मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था, जिसने मुझे एक ही पल में बेचैन कर दिया। मुझे लग रहा था वो चली तो गई है, लेकिन जाते जाते मेरा दिल भी ले गई है।
मैं उदास सा वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। उसने कहा था सुबह चले जाना। मैं उसकी हर बात पर अमल कर रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे 2 घंटे न जाने कैसे गुजर गए। बाहर से आने वाली सूरज की रोशनी अब इस कमरे में भी छन छन कर आ रही थी। मुझे उठना ही था। आखिर मैं कब तक यहाँ रहता? वैसे भी ये घर मेरा तो नहीं था। मैं जल्दी से उठा, आसपास देखा, अपने कपड़े ढोने लगा, क्योंकि मैं यहाँ जिन कपड़ों में लेटा हुआ था ये कोई और थे। ऐसा लगता था किसी अस्पताल का गाउन है। थोड़ा ढूंढने पर मुझे मेरे कपड़े मिल गए। मैंने अपना कोट वगैरह पहना। कोट पर किसी भी किस्म की मट्टी या गर्द नहीं थी। हालांकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त से मेरे कपड़ों को तो शिकन आलूद हो जाना चाहिए था। लेकिन खैर, मैंने अपने कपड़े वगैरह पहने और आहिस्ता से चलता हुआ अफसरदा दिल से झोंपड़ी से बाहर आ गया। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद मैंने एक नज़र उस झोंपड़ी पर डाली। यकायक मेरी नज़र झोंपड़ी की छत की जानिब चली गई, जहाँ पर एक काले रंग की बिल्ली अफसरदा सी आंखें लिए बैठी हुई थी। इस बिल्ली की आंखों में वही जज्बात और तासुरात थे जो मैंने पिछली रात उस लड़की की आंखों में देखे थे। एक लम्हे को मैं ठटक कर रह गया। मेरे दिमाग में अजीबोगरीब बातें आने लगीं, लेकिन फिर मैंने अपना सर झटका और वहां से आगे चला आया। लड़की ने कहा था कि झोंपड़ी की बाएं जानिब वो सड़क वाक़ है जहां से वो मुझे उठाकर लाई थी। मैंने वहां जाकर देखा जहां मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी सही सलामत खड़ी थी, उस पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं था। मुझे बड़ी हैरत हुई। दिल ही दिल में मैं खुदा का शुक्र अदा करने लगा। अपने रब से दुआ की कि अब आइंदा कभी भी शराब पीकर गाड़ी चलाना तो दूर की बात, अपनी ज़िंदगी में शराब को मुंह नहीं लगाऊंगा। उन बुरे कामों को छोड़ दूंगा जिन्होंने ज़िंदगी में मुझे इस कदर मायूस कर दिया था। मैंने दिल में पक्का अहद कर लिया। मैं गाड़ी चलाने ही लगा था कि मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। मैं यकदम चौंक गया। मैंने गाड़ी के शीशे में देखा, वही बिल्ली मेरी गाड़ी से कुछ फासले पर बैठी हुई थी। न जाने क्यों मुझसे रहा नहीं गया। मैं गाड़ी से एक बार फिर उतरा। देखा तो वो बिल्ली ज्यों की त्यों बैठी हुई थी, मगर उसकी आंखों में अजीब से आंसू थे, जैसे वो रो रही हो, जैसे मुझे यहाँ से जाने न देना चाहती हो। मैंने बिल्ली की तरफ गौर से देखा। उसकी एक टांग जख्मी थी, मगर शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। तभी मेरी नज़र अपनी घड़ी पर पड़ी। काफ़ी वक्त हो चुका था। मैंने बिल्ली को वहीं छोड़ा, गाड़ी में बैठकर तेज़ी से गाड़ी घुमाई और अपने ऑफिस आ गया। मगर मेरा पूरा दिन बेचैनी से गुजरा। न जाने क्यों मैं उस लड़की वाले वाक़े और उस बिल्ली के बारे में सोच रहा था। फिर बार बार मुझे अपने ज़ख्मों का ख्याल आता कि मेरे ज़ख्म एक ही रात में ठीक कैसे हो गए। हालांकि मुझे काफ़ी गहरी चोटें आई थीं। इन्हीं कामों में मसरूफ़ न जाने कब दिन से रात हो गई। रात को मैं सोया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पाँव पर किसी नर्म वजूद ने अपना घेराव कर लिया हो। फिर चाहने के बावजूद भी मैं उठ न सका और ख्वाबों के एक नए जहां में आ गया। मैंने देखा वही लड़की मेरे सिरहाने खड़ी है। वो अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने मेरी मदद की थी। वो एक लम्हे को मुस्कुराई और बोली, इसी बात को तो रो रही हूँ। काश मैं सिर्फ तुम्हारी मदद न करती, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रह सकती। जानते हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, मगर क्या करूँ, मैं इंसान नहीं हूँ ना। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हें दूर से देख सकती हूँ, कभी बिल्ली के रूप में तो कभी किसी चिड़िया के रूप में। हम जिन्नात भी कितने मजबूर होते हैं, अपनी मोहब्बत चाहने के बावजूद भी पा नहीं सकते। मैं अपने ख़ानदान की रिवायतों से मजबूर हूँ। मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से तुम्हारी मदद करती रहूँगी वसीर शाह, लेकिन मैं तुम्हें कभी हासिल करने की ज़िद नहीं करूँगी। मैं खुदा की बनाई हुई मखलूक के हर कानून पर सख्ती से अमल पैरा हूँ और मैं इन उसूलों को कभी नहीं तोड़ूंगी। ये कहते हुए आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। इतने में एक आंसू मेरे माथे पर गिरा। मुझे लगा ठंडी बर्फ का टुकड़ा मेरे माथे से टकरा गया हो। यकायक मेरी आंख खुल गई। मैंने अपने माथे पर हाथ फेरा, जहाँ वाकई पानी का कतरा मौजूद था। ये देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने जल्दी से घबराकर आंसू पोंछा, मगर उसके बाद भी कई वाक़यात मेरे साथ पेश आए हैं। अब आप ही बताएं, आप इसे वहम कहते हैं या ये सभी वाक़यात हकीकत में हो रहे हैं? मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔